हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स के ऑल इंडिया लेवल के पीवाईक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए थियोरेटिकल क्वेश्चन, पढ़ लेना। नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है एक वेवलेंथ है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग का। तुम्हें बोला गया है कि उसका जो व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप जिसका ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है 100 इंचेस। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज द लार्जर लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। हमें पता है टेलीस्कोप में देयर आर टू लेंसेज, ऐसे होते हैं टेलीस्कोप। तो ये जो पहला वाला लेंस होता है इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, और इसका जो डायमीटर है दैट इज 100 इंचेस। तो इस टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन कैसे निकालेंगे? रेजोल्यूशन का फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू 1.22 लेम्डा बाई डी। लेम्डा इज द वेवलेंथ, डी इज द डायमीटर। सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। लेम्डा मीटर में जाएगा, डायमीटर भी मीटर में चला जाएगा। रेजोल्यूशन इज द पिक्चर क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 3 एंड 4 आर थ्योरी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 में चलो। 5 में कह रहा है एक प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर। तो एक कनकेव मिरर ले लेते हैं। इस पे एक प्लेन वेव फ्रंट आके मिरर पे गिरेगा। मिरर पे गिरने के बाद ऑब्वियसली इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। ये रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। तो मिरर पे गिरने के बाद वेव विल गेट रिफ्लेक्टेड। तुम्हें पूछा गया है ये जो रिफ्लेक्ट होके गया है इस वेव का रेडियस कितना होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव का रेडियस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इस मिरर का जो भी फोकल लेंथ होगा उसके इक्वल होगा इस रिफ्लेक्टेड वेव का रेडियस। मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? रेडियस ऑफ द मिरर डिवाइडेड बाई 2। मिरर का रेडियस है r, तो r डिवाइडेड बाई 2 इज द फोकल लेंथ। और जो भी मिरर का फोकल लेंथ होगा वही इस रिफ्लेक्टेड वेव का रेडियस होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव का रेडियस कितना होगा? r बाई 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दीज 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, दोनों करेक्ट है। ये हाइगेन का प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। और क्यों एक भी कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं होता? बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। यानी सीधी भाषा में अगर ये सोर्स है और यहाँ से एक वेव यहाँ पे गया, एक वेव यहाँ जाएगा, एक वेव यहाँ चला गया, एक वेव यहाँ गया, तो एट इक्वल डिस्टेंस मान लो यहाँ हम एक लाइन खींच देते हैं। दिस लाइन इज एट इक्वल डिस्टेंस। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी वेव का टॉप आएगा, यहाँ भी किसी वेव का टॉप आएगा, यहाँ भी किसी वेव का टॉप आएगा, यहाँ भी किसी वेव का टॉप ही आएगा। क्यों? बिकॉज ऑल दिस पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो जो वेव यहाँ से साथ साथ शुरू हुआ है तो उन वेव्स का टॉप ही यहाँ पे रीच कर पाएगा। बिकॉज सारे वेव क्रिएट भी सेम एक ही साथ हुए हैं और इनका डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी सेम है, तो सबका टॉप ही यहाँ पे मैच होगा। तो क्योंकि सभी पॉइंट्स आर एट द टॉप मोस्ट ऑफ द वेव, यानी वेव के पीक पे लाई कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स, दैट्स वाई इन दोनों इनके बीच में कोई फेज का डिफरेंस है ही नहीं, दे ऑल आर इन द सेम फेज। 7 व्हेन वेव अंडरगोस रिफ्लेक्शन। हाँ, अगर कोई वेव रिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है, वेव रिफ्लेक्शन कर रहा है फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो चेंज इन फेज कितना होगा? तो चेंज इन फेज इज पाई, याद रखना। रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें फेस का चेंज पाई होगा, और अगर डेंसर से रेयरर में हो रहा है तो उसमें कोई फेस का चेंज नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन अगर रेयरर से डेंसर होगा तो पाई, और अगर डेंसर से रेयरर होगा तो जीरो। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेस। एक पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट निकालना है एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। तो फाइनाइट डिस्टेंस मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब फाइनाइट डिस्टेंस में द वेव विल बी स्फेरिकल, बट इनफाइनाइट में जाते जाते क्योंकि ये वेव बड़ा होता जाएगा, तो इनफाइनाइट आते आते इट ऑलमोस्ट बिकम्स प्लेनर इन स्ट्रक्चर। तो ये बात याद रखना, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस इट इज स्फेरिकल, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इट इज ऑलमोस्ट प्लेनर। ये बिल्कुल प्लेन वेव जैसा बन जाएगा, इतना दूर जाते जाते इट विल ऑटोमेटिकली बिकम प्लेन वेव। सेकेंडरी वेवलेट का कॉन्सेप्ट, ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, बस थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट वेव इन एयर, तो एयर में यानी एयर या वैक्यूम में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? स्मॉल डी, कितने टाइम में? टी। एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन द मीडियम। मीडियम में किसी एक मीडियम में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? डी।
एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम का, म्यू, और दोनों का टाइम भी सेम है, यानी पहले भी लाइट ने टी टाइम में ट्रेवल किया था, मीडियम में भी लाइट ने टी ही टाइम लिया है। तो तुम्हें ये वाला इक्वेशन प्रूव करके दिखाना है, बहुत ही सिंपल है। हमें पहले से पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हमें पहले से पता है। तो साइड चेंज करके मीडियम वाला वेलोसिटी यहाँ पे ले गए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। अब स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम। एयर या वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्मॉल डी, कितने टाइम में, टी, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिमिलरली ये वेलोसिटी कहाँ का है, मीडियम का है। मीडियम में कितना ट्रेवल किया, कैपिटल डी, टाइम कितना लिया, टी, तो वी की जगह लिखेंगे कैपिटल डी बाई टी। दोनों साइड से टी टी कट गए तो आ गया इक्वेशन, कैपिटल डी इंटू म्यू इक्वल्स टू स्मॉल डी, हो गया प्रूफ। The refractive index indices of two media A and B are 2 and root 2. तो दो मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 2 and root 2। ऑब्वियसली 2 is greater than root 2, इसका मतलब क्या है, मीडियम A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कंपेयर टू मीडियम B, यानी मीडियम A डेंजर है और मीडियम B रेयरर है। तुम्हें निकालना है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू म्यू लेस डेंस बाय म्यू मोर डेंस, यानी म्यू रेयरर बाय म्यू डेंजर। ये बात तुम्हें अच्छे से याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज म्यू रेयरर बाय म्यू डेंजर। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट। डिफिनेशन नोट से मिल जाएगा। ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम डेंजर मीडियम इनटू रेयरर मीडियम। तो एक प्लेन वेव फ्रंट हमने ले लिया ए बी, जो रेयरर से डेंजर की, सॉरी डेंजर से रेयरर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम डेंजर टू रेयरर। ऑन द सरफेस पी वन पी टू, तो ये सरफेस है हमारा पी वन पी टू। इस पी वन पी टू सरफेस में जाके ये वेव गिरा। यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल तुम्हें ड्रॉ करना है सेकेंडरी वेवलेट्स, बहुत ही सिंपल है। प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे आया, अब देखो ये पहला लाइन ऑलरेडी यहाँ पे टच कर चुका है, अब रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि नीचे वाला मीडियम रेयरर है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो ज़रा इमेजिन करो एक सेकंड के लिए, इस पॉइंट पे दिस इज द नॉर्मल, अब वेव को ऐसे जाना चाहिए था, वेव को ऐसे जाना चाहिए था, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंजर से रेयरर में जा रहा है, तो वेव चला गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिमिलरली ये वेव भी चला गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सिमिलरली ये वेव भी चला गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर हम लास्ट वेव के रुक यहाँ पे पहुँचने तक वेट करें तो तब तक ये वाला वेव यहाँ पहुँच चुका होगा, ये वाला वेव यहाँ पहुँच चुका होगा और लास्ट वाला बस यहाँ पे आके टच करेगा। तीनों वेव साथ में रवाना हुए थे। पहला वेव जब ऑलरेडी यहाँ पे टच कर चुका है तब तक सेकंड वेव यहाँ पहुँचा है, थर्ड वेव यहाँ पहुँचा है। पहला वेव का ऑलरेडी रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया, सेकंड वेव अब यहाँ जाके पहुँचा है, थर्ड वाला बस यहाँ तक पहुँचा है। फिर सेकंड वाले का भी रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया, थर्ड वाला तब यहाँ पहुँचा है। तो जब थर्ड वाला यहाँ पहुँचेगा तब हमने अगर रिएक्शन को या फिर इस एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर दिया, तो जब तक ये थर्ड वेव यहाँ तक पहुँचा तब तक ये वेव ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, ये वेव यहाँ आ चुका है और ये अभी तो यहाँ पे पहुँचा है, यानी दिस वेव इज नाउ एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड द सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, क्लास में एक्सपेरिमेंट के टाइम पे डिराइवेशन के टाइम पे भी हमने यही चीज़ एक्सप्लेन किया था। तो एक बार जस्ट क्लास नोट्स पे देख लेना, वेरी सिंपल स्टोरी, वही क्लास वाला स्टोरी है कि हमने जब तक ये चलता रहेगा, जब तक हम इसको ये अलाउ करेंगे यहाँ तक आने में, और जब तक ये यहाँ पे आएगा तब तक ये ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका है, ये ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका है। तो बिकॉज वेव्स आर मूविंग, मैंने किसी को रोक के थोड़ी रखा है, तो जब तक इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए अलाउ करेंगे तब तक ये भी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। सो योर ओल्ड वेव ए बी इज नाउ एट ए डैश बी डैश। सो हो गया हमारा सेकेंडरी, दिस विल बी कॉल्ड द सेकेंडरी वेवलेट्स, हो गया मेरा स्ट्रक्चर खत्म। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम वेव फ्रंट इज ऑलवेज जीरो। सेम वेव फ्रंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, आज ही पहले क्वेश्चन में किया था। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 3 पाई बाई 2। तो वेव के बीच में फेज का डिफरेंस यानी एंगल का डिफरेंस कितना है, 3 पाई बाई 2। तुम्हें पूछा गया है व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। फेज और पाथ का एक सिंपल रिलेशन है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, यानी पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस गिवन है, पाथ डिफरेंस एक्स तुम्हें निकालना है, वेरी इजी। इसके जगह बिठा देंगे 3 पाई बाई 2, लैम बाकी तुम्हें साइड चेंज करके बस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पाई यानी फेज डिफरेंस की जगह हम 3 पाई बाई 2 डाल देंगे। A plane wavefront of light having wavelength 6000 angstrom is incident on two slits on a screen perpendicular to the direction of light rays.
the total separation of 10 bright fringes on the screen 2 meter away is 2 centimeter. तो ध्यान से देखो, एक प्लेन वेवफ्रंट है जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है। इंसिडेंट किया गया है एक इन टू स्लिट्स, तो दो स्लिट्स हैं, उनमें से वेवफ्रंट को गिराया गया है। वेवफ्रंट का वेवलेंथ कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। If on two slits on a screen perpendicular to the direction of the light wave, तो स्क्रीन यहाँ पे रख लिया हमने, लाइट वेव ऐसे जा रहे हैं, दो स्लिट्स यहाँ पे, इनसे निकल के लाइट वेव बाहर जा रहा है। अब यहाँ पे फ्रिंजेस क्रिएट होंगे, डार्क ब्राइट करके फ्रिंजेस क्रिएट होंगे। तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह से सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन इज 2 मीटर। तो एक दो ब्राइट नहीं, इस तरह से 10 ब्राइट लेने के बाद 10 ब्राइट का मिला के कितना आ रहा है फ्रिंज विथ 2 मीटर। एंड अच्छा 2 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। और स्क्रीन कितने दूरी पे है? स्क्रीन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। स्क्रीन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, और इस तरह से 10 फ्रिंजेस का टोटल कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर। तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स निकालना है, इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस चाहिए तुम्हें। तो इन दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। डिस्टेंस बिटवीन 10 फ्रिंजेस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में ले लो, 2/100 मीटर। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन कितने दूरी पे है स्लिट से? 2 मीटर, 2 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, स्लिट्स के बीच में स्मॉल डी, डिस्टेंस नहीं पता। वेवलेंथ कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से देखो, अगर 10 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो एक का कितना होगा? 10 का मिला के, 10 का 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ब्राइट फ्रिंजेस मिला के द टोटल डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। तो हर एक का कितना होगा? 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10। वेरी सिंपल, तो हर एक का डिस्टेंस या विड्थ कितना होगा? 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10। 2 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 2/100 डिवाइडेड बाई 10। तो हर किसी का फ्रिंज विड्थ कितना आ गया? 2/1000। हमारे पास ऑलरेडी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा सेपरेशन, मतलब कैपिटल डी यानी सेपरेशन ऑफ द स्क्रीन, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी यानी डिस्टेंस ऑफ द स्लिट्स। तो बीटा हमें यहाँ से पता चल गया 2/1000। लैम्डा ऑलरेडी गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैपिटल डी ऑलरेडी पता है 2 मीटर, स्क्रीन का डिस्टेंस, स्मॉल डी तुम्हें निकालना है। तो वेरी इजी, बस साइड चेंज करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, light of wavelength 5200 angstrom is used to obtain an interference pattern on the screen. The fringe width changes by 1.33 meter when the screen is moved towards the biprism by 50 centimeter. तो हो क्या रहा है? फ्रिंज विथ का चेंज, यानी पहला फ्रिंज विथ और स्क्रीन को हिलाने के बाद फ्रिंज विथ कितना शिफ्ट हुआ? 1.33 मिलीमीटर फ्रिंज विथ में चेंज हुआ। स्क्रीन को हमने कितना मूव किया? स्क्रीन को हमने 50 सेंटीमीटर और करीब पुश किया टुवर्ड्स द बाइप्रिज्म। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द स्लिट। तुम्हें दोनों इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि दोनों केसेस में फ्रिंज विड्थ के बारे में मेंशन है, तो हम फ्रिंज विड्थ वाला इक्वेशन यूज करेंगे। केस 1, जब हमने स्क्रीन को हिलाया नहीं है, तो उस केस के लिए हमने फ्रिंज विड्थ का इक्वेशन क्या लिखा? बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा d1 यानी डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन डिवाइडेड बाय स्मॉल d यानी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, ये रहा तुम्हारा दो स्लिट्स, स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये रहा तुम्हारा बड़ा स्क्रीन, स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल डी, दिस इज स्मॉल डी, दिस इज कैपिटल डी। अब वेवलेंथ हमने कितने का यूज़ किया है? लैम्डा हमने यूज़ किया है 5200 एंगस्ट्रॉम। अब इसी चीज़ को मेंटेन करते हुए हम क्या करेंगे? स्क्रीन इज मूव टुवर्ड्स द बाइप्रिज्म बाय 50 सेंटीमीटर। स्क्रीन को और 50 सेंटीमीटर हम क्लोज लेके आ जाएंगे, इससे स्क्रीन अब यहाँ पे आ चुका है। जब स्क्रीन और क्लोज आ जाएगा तो बोल रहे हैं कि जो फ्रिंज विड्थ में चेंज हुआ है वो 1.3 मिलीमीटर का है, यानी पहला फ्रिंज विड्थ और अभी के फ्रिंज विड्थ में जो चेंज हुआ है, दैट चेंज, ओनली द चेंज इज 1.3 मिलीमीटर, ठीक है?
उसका विथ 1.3 मिलीमीटर नहीं हुआ, पहले जितना था वो अब उससे 1.3 मिलीमीटर का चेंज है। अगर मान लो पहले 7 था तो अभी 8.3 हो चुका है, 1.3 मिलीमीटर का चेंज। ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल इमेजेस, दोनों इमेज के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सोल्यूशन देखो, पहले केस के लिए जब स्क्रीन यहाँ पे था, ग्रीन वाले केस के लिए बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा d1 बाई टी। d1 क्या है, ये स्क्रीन का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। सेकंड केस में जब स्क्रीन हम और आगे लेके जा चुके हैं, तब विद फ्रिंज विड्थ कितना है, बीटा 2 चेंज हो चुका है, इक्वल्स टू, अब वेवलेंथ तो हमने चेंज नहीं किया है, पहले केस में भी 5200 था, दोबारा एक्सपेरिमेंट तो इसी से रिपीट किया गया है, हमने बस स्क्रीन मूव किया था, वेवलेंथ के साथ कोई चेंज नहीं हुआ है, तो लैम्डा विल बी सेम। स्क्रीन मूव हो चुका है तो ये नया डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं, d2। अब जब स्क्रीन यहाँ पे आ चुका है तो स्लिट से स्क्रीन का नया डिस्टेंस इज कॉल्ड d2। d2, स्लिट्स में कोई छेड़खानी नहीं हुआ है तो स्लिट्स का अभी भी स्मॉल d ही रहेगा। गिवन क्या है, बीटा माइनस बीटा 2, यानी चेंज इन फ्रिंज विड्थ। चेंज इन फ्रिंज विड्थ कितना है, 1.3 मिलीमीटर, कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ मीटर। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो स्क्रीन तुमने मूव किया है, कितना मूव किया है, 50 सेंटीमीटर, यानी पहले से अभी में सिर्फ 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ होगा। स्क्रीन को तुमने और 50 सेंटीमीटर सामने लेके गए हो, तो पहला रीडिंग और अभी के रीडिंग में सिर्फ 50 का ही डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले ये डिस्टेंस था 250 सेंटीमीटर, तो तुमने और 50 सामने ले लिया, तो अभी स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, 200। पहले 250 था, 50 सामने आ गया, तो अभी कितना होगा, 200। तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ में कितने का चेंज हुआ है, 50 का, ऑब्वियसली। तो अगर फ्रिंज विड्थ में 50 का चेंज हुआ है तो कैपिटल d1 माइनस d2 इज 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वेवलेंथ तो अभी भी उतना ही है। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, क्यों, ताकि इन वैल्यूज को हम यूज कर सकें। 1 से 2 माइनस करोगे तो ये बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल्स टू, दोनों में लेमडा कॉमन है, लेमडा ले लो, कैपिटल स्मॉल डी कॉमन है, स्मॉल डी ले लो, d1 से d2 माइनस, बिकॉज 1 से 2 माइनस कर रहे हो तो d1 से d2 माइनस। बीटा 1 माइनस बीटा 2 का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, d1 माइनस d2 का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, लेमडा का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, स्मॉल डी तुम्हें निकालना है। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, जो तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द स्लिट, तुम्हें स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन वेवफ्रंट, नोट्स में होगा, यूजिंग हाइगन्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ द प्लेन वेवफ्रंट ट्रेवल्स फ्रॉम एन इंस्टेंट t1 to t2 इन ईयर। ये क्या है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने जो किया है वो सेम चीज़ है। ठीक है, तो तुम्हें बस ड्रॉ करके दिखाना है कि एक वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल करता है। यहाँ पे देखो हमने ड्रॉ करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिया है, तुम्हें यही डायग्राम क्वेश्चन पूछ रहा है। एक प्लेन वेव फ्रंट है जो यहाँ से जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया, कितने टाइम में, टी टाइम में, एंड इन एयर। एयर में टी टाइम में जाओगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टी। तो एयर में टी टाइम में ये इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, c इंटू टी। तो दैट इज द स्ट्रक्चर डायग्राम दे आर आस्किंग। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये भी नोट्स में, नोट्स के लास्ट पेज में देखना, मेरे गिवन नोट्स के लास्ट पेज में ये डायग्राम मेंशन्ड है। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द शेप ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का शेप नोट्स के लास्ट पेज में मेंशन्ड है। जिनको नहीं मिल रहा है वो एक बार नेट में भी सर्च करके निकाल सकते हो, वेरी इजी, जस्ट द डायग्राम इज इन कोट्स। 20, a plane wavefront of light of wavelength lambda is incident normally on a narrow slit with a diffraction pattern is observed on the screen at a distance capital D from the slit. Depict the intensity distribution pattern observed. यानी तुम्हें बेसिकली इसका वो पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है, डिफ्रैक्शन का ग्राफ। डिफ्रैक्शन का ग्राफ नोट्स में मेंशन्ड है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा एंड द सेंट्रल मैक्सिमा, ये रिलेशन भी नोट्स में मेंशन्ड है। इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा का रिलेशन भी नोट्स में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 21 तो अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि डिफाइन वेवफ्रंट एंड स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन शो प्रोपगेशन ऑफ ए प्लेन वेवफ्रंट।
तो एक प्लेन वेव फ्रंट कैसे प्रोपेगेट करेगा इन एयर, तो प्लेन वेव फ्रंट पहले यहाँ पे होगा और टी टाइम में एयर में ये कितना दूर जा पाएगा, सी इंटू टी, तो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, खत्म। 22. Explain Huygens principle of wave optics. Use this principle to prove laws of refraction in case of a plane surface. तो बेसिकली नोट्स में जो रिफ्रैक्शन का प्रूफ है वही है. Various phenomena exhibited by light can be explained using wave theory of light. Name the phenomena which proves transverse nature of light, or what are the difference between interference and diffraction. This is in notes. Name the phenomena which proves the transverse nature of light. ये तुम लोगों का होम टास्क है, ये नेट में सर्च करके निकालना, ठीक है, वेरी इजी, तुम्हें बस नाम जानना है, नोट्स में ऑलरेडी नाम मेंशन्ड है, फिर भी एक बार नेट में चेक करके फिर नोट्स से मैच कर लेना. तो दिस इज योर होमवर्क, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ फ्रॉम नेट. Question number 23. Two coherent sources of light having intensity 81 and 1 produce interference fringes. तो हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं. कोहेरेंट मतलब ऐसे सोर्सेज जिनका वेवलेंथ सेम हो, जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, उनका इंटेंसिटी कैसा है, 81 एंड 1. प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. यानी बेसिकली मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है. मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी नोट्स में मेंशन्ड है. मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी इक्वल्स टू रूट ओवर I1 प्लस I2 प्लस 1 whole thing square divided by root over I1 minus I2 minus 1 whole thing square. तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये ऑलरेडी नोट्स में मेंशन्ड है. नाउ व्हाट इज I1 by I2. I1 by I2 is the ratio this by this. तो I1 by I2 is 81 by 1. तो यहाँ पे हम 81 by 1 डालेंगे, यहाँ पे भी 81 by 1 डालेंगे. तो 81 का रूट इज 9, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर. यहाँ पे 81 by 1, 81 का रूट इज 9, 9 minus 1 8, 8 का स्क्वायर इज 64. सो यू विल हैव 100 by 64 एज योर आंसर. काट कोट लेना, आराम से आ जाएगा. तुम्हें याद क्या रखना है, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम, द फॉर्मूला इज रूट ओवर I1 by I2 plus 1 whole thing square divided by root over I1 by I2 minus 1 whole thing square, जहाँ पे ratio is given 81 by 1. In the wave picture of light, the intensity of light and the relation of intensity and light and amplitude is बहुत easy. Intensity is amplitude का square. 25 again simple question, तुम्हें खुद से करना है, DIY. इफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसिंग लाइट, इंटरफेरेंस का जो इंटेंसिटी है, अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो 1:2 है, फाइंड द रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम. वेरी सिंपल, ध्यान देना, इसमें एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है, यानी A1 बाई A2 इज 1/2. एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम. नोट्स में देखना है, इसका ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है. Do it yourself. In the notes there is a formula of I maximum by I minimum. कहाँ पे होगा, इंटेंसिटी के पार्ट पे देखना. आफ्टर इंटेंसिटी नोट्स में कुछ फॉर्मूलाज मेंशन्ड है, वहाँ पे I maximum by I minimum के फॉर्मूला में A1 A2 का रिलेशन भी गिवन था, तो तुम्हें वो वाला फॉर्मूला फॉलो करना है. Can two sodium vapor light act as coherent sources of light? Answer is no, but फिर भी your task homework is to find the answer from net. Answer is no because obviously दो independent sources नहीं काम कर पाएंगे, वो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमेशा सेम नहीं रह सकता, ठीक है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंडीशंस, एक बार चेक कर लेना. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, वो तो पहले डिस्कस कर लिया हमने कि जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा. Derive the expression for intensity distribution in interference pattern on the screen when two harmonic waves having same amplitude and phase difference phi are superimposed on each other. Hence obtain the condition for constructive and destructive. इतना कुछ कहने का सीधा मीनिंग है, तुम्हें नोट्स में से कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वाला पार्ट करना है. दो हार्मोनिक वेव्स क्या क्या होंगे, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t और दूसरा होगा y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव. दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस हो गया, 5. एम्पलीट्यूड कितने का हो गया, a. तो तुम्हारा y1 तुम्हारा y2, ठीक है. तो ये जो नोट्स में जो प्रूफ किया हुआ है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, वही प्रूफ तुम्हें करना है. तो देखो क्वेश्चन को कितना घुमा सकते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज इंक्लूडेड, कि इतना घुमा के भी हम इस सिंपल क्वेश्चन को तुम्हें पूछ सकते हैं. 29.
What happens to interference pattern when two coherent sources are infinitely close and far apart from each other? इन्फाइनेटली क्लोज, फार अपार्ट, इन चीज़ों का तुम नोट्स में देख सकते हो अंडर कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, उसमें नोट्स में मिलेगा। अदर देन दैट पहले पॉइंट का तुम नेट में भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ योर DIY, यू कैन सर्च द आंसर इन द नेट और यू कैन सी द नोट्स। कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस में ये चीज़ें मैंशन है। 30. Two coherent monochromatic light beams of intensity I and 4I superimpose on each other. Find the ratio of I maximum and I minimum. Again, दोनों का इंटेंसिटी गिवन है, तुम्हें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम बाई इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है। अभी अभी फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल्स टू रूट ओवर वाला फॉर्मूला। तो ये भी नोट्स में ढूंढना, नोट्स में ऑलरेडी ये वाले फॉर्मूलाज भी गिवन है। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, I1/I2 और बाकी सब कुछ फॉर्मूला में बिठा देना है। सर्च द नोट्स, यू विल फाइंड द फॉर्मूला। जहाँ पे नोट्स में तुम्हें ये वाला फॉर्मूला मिलेगा ना, वहीं पे ही, मतलब बेसिकली ये वाला क्वेश्चन के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। बट जहाँ नोट्स में तुम्हें ये वाला फॉर्मूला दिखेगा, वही नोट्स में तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी दिखेगा। नाउ दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्मूला जो अभी हमने देखा है ऊपर। 31. Two coherent light waves of intensity this ईच सुपर इम्पोज एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो दो लाइट वेव हैं जिनका हर किसी का इंटेंसिटी इतना है, वो स्क्रीन में सुपर इम्पोज कर रहे हैं एट ए पॉइंट जहाँ पे पार्ट डिफरेंस है λ/6 का, लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ। फाइंड, तुम्हें पहले क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, फाई इक्वल्स टू 2 पाई λ/x। पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है λ/6, यहाँ से फेज डिफरेंस इजीली निकल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, आई रिजल्टेंट इक्वल टू 4I कॉस स्क्वायर 5/2। फाई हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5/2 भी इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा सोच के देखो, यहाँ पे जैसे ही λ/6 डालोगे, क्योंकि पार्ट डिफरेंस इज λ/6, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, 2 से 6 कटेगा तो आंसर विल बी पाई/3। पाई इज 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 3 इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो तुम्हारा फेज डिफरेंस आएगा 60 डिग्री का, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी में यहाँ पे हमें 60 डालना है, 60/2 इज 30। तो बेसिकली इट विल बी कॉस 30 डिग्री होल थिंग स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4। तो यहाँ पे 3/4, 4 कट गया तो आंसर होगा 3I। ट्राई करके देख लेना, वेरी वेरी इजी। ऑलरेडी पार्ट डिफरेंस है, फेज डिफरेंस हम यहाँ इस वाले फॉर्मूला में एक्स डाल के कर सकते हैं, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे फाई का वैल्यू विल बी पुट हियर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम, यानी तुम्हें रिजल्टेंट इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन ढूंढना है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, 4I cos स्क्वायर 5/2। मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, I0 इक्वल्स टू 4I। दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, वी नो मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी I0 इक्वल्स टू 4I। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, 4I cos स्क्वायर 5/2। इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है तो दोनों का रेशियो कर दो, आई रिजल्टेंट बाई I0। जैसे ही रेशियो करोगे 4I कट जाएगा, बचेगा क्या, cos स्क्वायर 5/2। दिस इज द आंसर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4I और रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4I cos स्क्वायर 5/2। दोनों के बीच में रिलेशन, दोनों का रेशियो, आंसर 4I कटने के बाद cos स्क्वायर 5/2। ये कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 में जाते हैं। Question number 33. Two light waves from slit S1 and S2 on reaching the point P and Q on the screen in Young double slit experiment have a path difference 0 and λ/4 respectively. तो हमने एक्सपेरिमेंट को दो बार रिपीट किया, सेम सेम एक्सपेरिमेंट, S1 S2 दो स्लिट्स, दोनों में से वेव निकल के एक बार P पॉइंट को टच किया, एक बार Q पॉइंट को टच किया। जब पॉइंट्स P पे टच हो रहा है लाइट वेव जाके, तो दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, 0। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा। सेकंड केस में पाथ डिफरेंस कितने का है, λ/4। तो अगर पाथ डिफरेंस λ/4 का है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है फेज डिफरेंस निकालने का, तो 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना आएगा, λ/4, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा और 2 से 4 काट दोगे तो आंसर होगा पाई/2। ठीक है, यहाँ पे बिठा के देख लेना तुम लोग, दिस इज पाई/2। तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा, पाई/2। तुम्हें पूछा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंटेंसिटी इक्वल्स टू 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2।
फाई यहाँ पे जीरो है तो जीरो बाई टू, जीरो बाई टू इज जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 4 आई नॉट। और यहाँ पे हमें क्या डालना है, सेम फॉर्मूला, आई टू इक्वल्स टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई टू। फाई यहाँ पे कितना है, पाई बाई टू का, तो यहाँ पे पाई बाई टू डाल देंगे, पाई बाई टू डालोगे तो ये पाई बाई फोर बन जाएगा। पाई बाई फोर मीन्स 45 डिग्री, कॉस 45 इज जो वैल्यू होता है उसका स्क्वायर कर देंगे, एंड द रेशियो विल बी योर आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आइडिया क्या है, पी एंड क्यू पॉइंट्स, तो जब पी पे टच करेगा तो फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है तो मतलब पार्ट डिफरेंस नहीं है, पार्ट डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस नहीं है। तो हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, इंटेंसिटी वाला, 4 आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, पाई जीरो, यहाँ पे जीरो डाल दो, जो भी आंसर आएगा दैट इज़ योर इंटेंसिटी केस वन का। सिमिलरली केस टू में पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई फोर का है, फेज डिफरेंस हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे लेमडा बाई फोर का एक्स टू के जगह, तो यू विल हैव योर फेज डिफरेंस। वही फेज डिफरेंस का वैल्यू तुम इस इक्वेशन में डाल दो, तुम्हें केस टू के लिए इंटेंसिटी मिल जाएगा। बस तुम्हें करना क्या है, आई वन डिवाइडेड बाई आई टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 0.2 mm। तो दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.2 का है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इज 5000, वेवलेंथ भी गिवन है 5000, द एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इज। तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेसिकली थर्ड ब्राइट फ्रिंज का फ्रॉम द सेंट्रल। हमेशा कैलकुलेशन सेंट्रल से ही होता है, तो दिस इज नथिंग न्यू। ये दे के भी दे के ये क्वेश्चन में देना, ये क्वेश्चन में देना और ना देना एक ही बात है। ठीक है, हमेशा कैलकुलेशन सेंट्रल से ही होता है। तो थर्ड थर्ड का डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा बाई डी। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज, कितने नंबर फ्रिंज का निकालना है, थर्ड, तो एन विल बी 3। लेमडा इज द वेवलेंथ 5000 इंटू 10⁻⁻10, कन्वर्ट करना होगा मीटर में, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स कितना है 0.2 mm, इसको भी कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो 0.2 इंटू 10⁻³ तो वहाँ से तुम्हें थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, नंबर ऑफ, इसमें थर्ड, इसमें 5000, इसमें 0.2, हर चीज़ को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। 36 तुम्हें खुद से करना है, DIY। 37 भी खुद से करना है। 38, इफ द रेशियो ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन का याद रखना, डायमेंशन मतलब विथ होता है। ठीक है, तो इफ द डायमेंशन ऑफ द टू लाइट सोर्सेज इज 4:1, यानी दो लाइट सोर्स के केस का जो, दो लाइट सोर्सेज का जो विथ है दैट इज 4:1। आफ्टर इंटरफेरेंस व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, तो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में पूछा है। हमें ऑलरेडी नोट से पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विथ, जितना ज़्यादा विथ होगा उतना ज़्यादा ब्राइट होगा। पतला विथ छोड़ोगे लेस ब्राइट होगा, ज़्यादा विथ छोड़ोगे तो मोर ब्राइट होगा। जैसे खिड़की बड़ा वाला खोल देते हो तो घर ज़्यादा ब्राइट होता है, तो जितना विथ छोड़ोगे उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। सो विथ एंड ब्राइटनेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड। So I1 by I2 is W1 by W2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग W1 by W2 is 4:1। तो हमें I1 by I2 का वैल्यू मिल गया। निकालना क्या है, I maximum by I minimum। I maximum I minimum का क्या फॉर्मूला होता है, I maximum by I minimum equals to रूट ओवर I1 by I2 प्लस वन होल थिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर I1 माइनस I2 माइनस वन होल थिंग स्क्वायर। I1 by I2 का आंसर ऑलरेडी पता है हमें 4/1, तो यहाँ पे 4/1 डाल दो, यहाँ पे 4/1 डाल दो, खत्म। जो भी वैल्यू आएगा दैट इज़ योर आंसर। तो तुम्हें I1 by I2 की जगह बस 4/1 डालना है, दैट इज द क्वेश्चन। 39, in a interference experiment, third bright fringe is obtained at a point on the screen with a light of 700 Newton meter. What should be the wavelength of the light source in order to obtain fifth bright fringe at the same point? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये एक सेटअप है तुम्हारा डबल स्लिट का। तुमने इसी सेटअप को पहली बार रिपीट किया विथ 700 नैनोमीटर लाइट। तो जब 700 नैनोमीटर यानी ग्रीन लाइट मान लो, ग्रीन लाइट से तुमने किया, तो तुम्हें थर्ड थर्ड ब्राइट फ्रिंज जो सेंट्रल से लेके पहला सेकेंड, तो ये थर्ड वाला ब्राइट फ्रिंज तुम्हें यहाँ पे मिला। दिस इज द लोकेशन ऑफ थर्ड ब्राइट। जब इसी सेटअप पे, ध्यान रखना सेटअप हमने चेंज नहीं किया है, सेटअप चेंज नहीं करोगे तो क्या क्या चीज़ चेंज नहीं होगा, ये जो इनका डिस्टेंस है, स्क्रीन का डिस्टेंस, ये जो स्लिट्स का डिस्टेंस है, दीज रिमेन द सेम।
अब जब हमने नया दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बट लाइट सोर्स कुछ और लिया है, यानी वेवलेंथ चेंज हो चुका है, तब उसी पॉइंट पे हमें फिफ्थ ब्राइट मिल रहा है। तो अब नए वेवलेंथ के साथ जब दोबारा ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, तो नए वेवलेंथ के साथ इस पॉइंट पे कौन सा ब्राइट आके टच हो रहा है? द फिफ्थ ब्राइट इज टचिंग हियर। नए वेवलेंथ के साथ फिफ्थ वाला ब्राइट यहाँ पे टच कर रहा है। सेंट्रल तो अभी भी सेम रहेगा, बिकॉज सेटअप में चेंज नहीं हुआ है, तो सेंटर तो वही रहने वाला है। तो इसका क्या मतलब है कि फिफ्थ का जो डिस्टेंस है सेंटर से, और पहले वाले केस में जो थर्ड का डिस्टेंस था सेंटर से, वो दोनों सेम है, तभी तो जाके वो कोइंसाइड हो पाया है। तो पहले ग्रीन वाले केस में सेंटर से ये जितने ऊपर था थर्ड वाला, जब लाइट वेव को तुमने ब्लू कर दिया तभी भी सेंटर से फिफ्थ का वही डिस्टेंस होगा। दैट्स व्हाई दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। ठीक है, देखो बोला गया ना, दे आर एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट यानी कोइंसाइडिंग। तो दो केसेस लेते हैं। केस वन, ग्रीन वाले केस के लिए y1 इक्वल्स टू एन लेमडा डी बाई डी। और आप केस टू के लिए, सेकंड केस के लिए देखो, नंबर ऑफ फ्रिंज चेंज हो चुका है तो एन डैश, वेवलेंथ चेंज हो चुका है तो लेमडा डैश। बट कैपिटल डी तो पहले वाले और सेकंड वाले केस में सेम है, बिकॉज स्क्रीन को हमने टच नहीं किया है, स्लिट्स को भी हमने टच नहीं किया है, तो इनका भी डिस्टेंस सेम है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट सेटअप सेम है तो कैपिटल डी एंड स्मॉल डी विल बी सेम। नाउ क्योंकि इन दोनों का पोजीशन सेम है तो y1 मस्ट बी इक्वल टू y2। सेम सेम जगह पे आएंगे तो दोनों का पोजीशन सेम होगा, तो y1 इक्वल्स टू y2। ये दोनों इक्वेशन दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, स्मॉल डी कट जाएगा, कैपिटल डी कट जाएगा, बचेगा एन लेमडा इक्वल टू एन डैश लेमडा डैश, एन डैश लेमडा डैश। यहाँ पे बाई क्वेश्चन एन क्या गिवन है? पहले वाले केस के लिए एन 3 होगा, लेमडा कितना होगा? 700 नैनोमीटर्स। इक्वल्स टू सेकंड केस के लिए एन डैश कितना होगा? 5 होगा, लेमडा डैश हमें निकालना है। खत्म, साइड चेंज करो, आंसर आ गया तुम्हारा लेमडा डैश का। दिस इज होमवर्क, दिस इज होमवर्क, खुद से ट्राई करना है। 42. In the Young's double slit experiment, the interference waves from the two sources have a path difference of 0 and lambda by 4 at points P and Q on the screen. The ratio of intensity at P and Q. वही क्वेश्चन जो कुछ देर पहले हमने किया था, याद करो। तो सेम क्वेश्चन वही, दो केसेस अलग अलग। पहली बार स्लिट्स P पे टच हो रहे हैं, दोबारा हमने एक ही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, इस बार पॉइंट Q पे नोटिस करेंगे। पॉइंट P के लिए फेज डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो तो पार्ट डिफरेंस जीरो, सॉरी पाथ डिफरेंस जीरो तो फेज डिफरेंस जीरो। सेकंड वाले केस के लिए पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 4 का है, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। दोनों केस में इंटेंसिटी पूछा है। पी वाले केस में इंटेंसिटी होगा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। सिमिलरली केस टू के लिए होगा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो तुम्हें पहले केस के लिए 5 की जगह 0 डालना है, और सेकंड वाले केस के लिए वैल्यू डाल के देख लो। लेमडा बाई 4 का लेमडा लेमडा कट गया, 2 कट गया, आंसर π/2। यानी कॉस 5 की जगह हम π/2, 2 मिला के π/4, कॉस 45 डिग्री। खत्म। 4 आई नॉट तो ऐसे ही कट गया, तो आंसर में रहेगा कॉस स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री का आंसर सबको आता है, कॉस स्क्वायर कर लो, बस खत्म आंसर। 43 खुद से करना है। 44. The displacement of interfering light waves are y1 equals to 4 sin omega t and y2 equals to 3 sin omega t plus π/2. What is the amplitude of the resultant wave? तुम्हें resultant wave का amplitude निकालना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है a net यानी a resultant equals to root over a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos phi. ऑलरेडी नोट्स में प्रूव्ड है। What is a1? Amplitude of y1. What is a2? Amplitude of y2. तो ध्यान से देखते हैं क्या है। इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होता है ना, तो a यानी एम्पलीट्यूड, तो ये हो गया y1 a1। सेकंड केस में भी a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो दिस इज योर a2। तो हमें a1 a2 दोनों मिल गए, a1 4 है, a2 3 है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो फेज डिफरेंस क्या है? इसके और इसके बीच में फेज का कितना डिफरेंस है? देखो ये एंगल है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो दोनों में कितना कितना डिफरेंस है फेज का? π/2 का डिफरेंस है। तो कैसे निकालना है फेज डिफरेंस? फॉर्मूला है मॉड ऑफ φ1 माइनस φ2। मॉड क्यों देते हैं? ताकि प्लस माइनस का कोई इशू ना रहे, तो हमने मॉड दे दिया।
इस केस में फाई कितना है, 0, बिकॉज ओमेगा टी प्लस नथिंग, ओमेगा टी प्लस नथिंग, तो यहाँ पे फाई है 0। सेकंड केस में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो फाई है पाई बाई टू, 0 माइनस पाई बाई टू माने पाई बाई टू, पाई बाई टू का मॉड कर दोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं तो फिर माइनस पाई बाई टू हो जाता। तो फेज डिफरेंस क्या है, मॉड ऑफ फाई वन माइनस फाई टू। तो तुम्हें इस फॉर्मूला से यहाँ पे तुम यहाँ पे तुम 4 डाल दोगे, यहाँ पे 3 डाल दोगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 3 कॉस पाई बाई टू, जो आंसर आएगा वही होगा तुम्हारा एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ध्यान रखना ये दोनों टेक्निक्स। 45 खुद से करोगे, 46 डायरेक्ट नोट्स का है, 47 डायरेक्ट नोट्स का है, 48 49 these are all direct questions, 50 direct question, 51 में जाओ। The value of maximum amplitude produced due to interference of two waves given by y1 equals to 4 sin omega t and y2 equals to 3 sin omega t is, निकालना क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। हमें पता है ना नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव, दिस इज ए टू, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ टू। इसको अगर मैक्सिमम करना है तो कॉस का वैल्यू शुड बी मैक्सिमम, तो कॉस का वैल्यू ए नेट मैक्सिमम कब होगा, ये एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस मैक्सिमम होगा। और कॉस कितने में मैक्सिमम होता है, फाई इक्वल टू 0 में, याद रखना कॉस 0 इक्वल्स टू 1। तो कॉस मैक्सिमम कब होता है, जब फाई का वैल्यू 0 होता है, तो 1 फाई इक्वल्स टू 0। तो जब हम फाई यहाँ पे 0 डाल देंगे तो फाई 0 कॉस 0 इक्वल्स टू 1, तो दिस इक्वेशन विल बी इट एट इट्स मैक्सिमम। तो ज़रा चेंज करके देखते हैं, ए नेट इक्वल्स टू रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू, कॉस 0 1 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो इसका आंसर होगा ए वन प्लस ए टू होल थिंग स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया, तो फाइनल आंसर इज ए वन प्लस ए टू। नाउ व्हाट इज ए वन, व्हाट इज ए टू, y इक्वल्स टू ए साइन, यानी ये 4 है ए वन और ये ए कॉस ओमेगा टी, तो दिस 3 इज योर ए टू, यानी 4 प्लस 3 आंसर 7 में जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, आंसर ए होगा, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 53 डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ऑब्टेन द रेशियो ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज विथ B1 एंड B2 ऑब्टेन विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट दिस एंड दिस। बहुत सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना कि तुम्हें सिर्फ वेवलेंथ अलग अलग करना है, तो बाकी सब चीज़ों को तुम्हें सेम मानना है। तो फिर फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डी बाई डी, तो B1 बाई B2 करना है तुम्हें, बेसिकली तुम्हें दोनों चीज़ों का रेशियो लेना है। तो दिखेगा कैसा दिखेगा ये, ध्यान से देखो, बीटा वन डिवाइडेड बाई बीटा टू इक्वल्स टू लैम्डा वन डी बाई डी इंटू डी बाई लैम्डा टू इंटू डी। क्योंकि तुमने सेटअप में कोई चेंज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम सेम मान के चलेंगे, तो कैपिटल डी स्मॉल डी कोई चेंज नहीं हुआ है, ना स्क्रीन के डिस्टेंस में ना स्लिट के डिस्टेंस में। लैम्डा वन 660, लैम्डा टू 330, बस हो गया तुम्हारा आंसर। यहाँ पे तुम्हें 660 डालना है और यहाँ पे तुम्हें 330 डालना है, बिना कन्वर्शन के डालने से भी होगा, बिकॉज रेशियो है तो कन्वर्शन ऐसे ही कट जाएगा। बस आ गया तुम्हारा आंसर, रेशियो बिटवीन बी वन एंड बी टू, बीटा वन एंड बीटा टू इन यंग। इसके बाद वाले दिस वन यू विल डू ऑन योर ओन, 54 तुम्हें खुद से ट्राई करना है। In young double slit experiment setup, the intensity of the light waves from the two coherent sources of the light are in the ratio 4:9, यानी इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, यानी I1:I2 दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट एंड डार्क। ब्राइट एंड डार्क मतलब क्या है, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम निकालना है, वही सेम घिसा पिटा क्वेश्चन, आई मैक्स बाई आई मिनिमम निकालना है और I1 I2 गिवन है, नोट्स में फॉर्मूला है, ऊपर भी आज हमने किया है फॉर्मूला, देख लेना। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, हाउ विल, क्या क्या चीज़ें चेंज होगा, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर, तो एनर्जी कैरिड में क्या चेंज होगा। तो ध्यान रखना, रेयरर से डेंसर में जा रहा है यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है, इन रिफ्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा तो एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा।
ठीक है, बिकॉज एनर्जी का फॉर्मूला है एच इंटू न्यू। तो एच इंटू न्यू यानी एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी इज सेम, हेंस एनर्जी एच इंटू न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी भी सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है तो एनर्जी कैसे चेंज होगा? द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव, हाउ विल द वेवलेंथ बी अफेक्टेड? तो वेवलेंथ डिक्रीजेस एज फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ध्यान से समझना, क्योंकि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी में तो चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो ज़रा ये वाला फॉर्मूला याद करो, लैम्डा न्यू इक्वल्स टू वी। हमने बहुत पहले से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगा तो लैम्डा एंड वेलोसिटी आर डायरेक्टली कनेक्टेड। और अगर लाइट रेयरर से डेंजर में जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाता है। तो वेलोसिटी कम हो जाएगा तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई द वेवलेंथ डिक्रीजेस। अगर डेंजर से रेयरर होता तो वेलोसिटी बढ़ जाता तो वेवलेंथ भी बढ़ जाता। तो क्या याद रखना है? इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंजर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। लैम्डा न्यू इक्वल्स टू वी में इफ न्यू बिकम्स कांस्टेंट यानी फ्रीक्वेंसी बिकम्स कांस्टेंट, देन वेलोसिटी एंड लैम्डा आर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो अगर रेयरर से डेंजर जाने पे वेलोसिटी घट जाएगा तो वेवलेंथ भी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज d। तो ये जो स्लिट्स है S1 S2 इनके बीच में डिस्टेंस है d, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज 1000 d। तो स्क्रीन स्लिट से कितनी दूरी पे है? 1000 d। इफ द फर्स्ट मिनिमा फॉल्स एट a डिस्टेंस ऑफ d, पहला मिनिमा, मिनिमा यानी डार्क, पहला डार्क, ठीक है, n इक्वल्स टू 1। पहले डार्क कितने डिस्टेंस पे फॉल कर रहा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ऑब्वियसली सारे कैलकुलेशन सेंट्रल मैक्सिमा से ही होते हैं। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन d एंड लेमडा। तुम्हें d और लेमडा के बीच में रिलेशन चाहिए। वेरी सिंपली क्वेश्चन में क्या क्या हमें पता चल चुका है कि स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है 1000 d, यानी दिस इज कैपिटल D। स्मॉल d का वैल्यू तो d ऑलरेडी गिवन है। हमें पता है डार्क का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू ट्वाइस n माइनस वन d लेमडा बाई ट्वाइस d। n कितना बिठाना है? 1, क्योंकि पहले मिनिमा का बात हो रहा है। तो जब n का वैल्यू 1 डालेंगे, 2 माइनस वन 1, तो यू विल बी लेफ्ट विथ y इक्वल्स टू d लेमडा बाई 2d। कैपिटल D की जगह कितना डाल सकते हैं? 1000 d। तो कैपिटल D की जगह 1000 d, लेमडा बाई 2d। डी कट गया, ये काट दो 500, तो द आंसर विल बी 500 लेमडा। तो आंसर विल बी y इक्वल्स टू 500 लेमडा। क्वेश्चन में एक और बात गिवन है कि पहला मिनिमा कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल d। कहाँ से? सेंट्रल मैक्सिमा से। तो उसी मतलब मान लो ये स्क्रीन में ये है फर्स्ट मिनिमा, तो ये फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे बोला जा रहा है? ये भी डिस्टेंस स्मॉल d ही है। तो यही डिस्टेंस को तो हम y बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा। तो इसको अगर y बोल रहे हो तो इसका वैल्यू d है, तो क्वेश्चन में d इक्वल्स टू 500 लेमडा, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन d एंड लेमडा। ठीक है, तो अगेन जस्ट रिवीजन के लिए, दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस स्मॉल d, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस 1000 d, यानी कैपिटल D इज इक्वल्स टू 1000 स्मॉल d। क्वेश्चन कह रहा है पहले मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल d। ये भी स्मॉल d है, और कौन से मैक्सिमा का बात हो रहा है? फर्स्ट मिनिमा। मिनिमा का इक्वेशन है y इक्वल्स टू ट्वाइस n माइनस वन डी लेमडा बाई 2d। क्योंकि पहले वाले मिनिमा का बात हो रहा है तो n का वैल्यू हम 1 डालेंगे, 2 1 से 2 माइनस वन 1, तो d लेमडा बाई 2d। तो कैपिटल D का वैल्यू 1000 d। सब कुछ काटने के बाद हमारे पास बचा y इक्वल्स टू 500 लेमडा, और उसी y का वैल्यू बाई क्वेश्चन स्मॉल d दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे स्मॉल d इक्वल्स टू 500 लेमडा। क्वेश्चन नंबर 57, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 1 मिलीमीटर, यानी छोटे d का वैल्यू स्मॉल d इज 1 मिलीमीटर एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे, यानी कैपिटल D का वैल्यू है 1 मीटर। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ भी गिवन है 500 नैनोमीटर्स, कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मिनिमा। तो मैं थर्ड मिनिमा, ध्यान रखना मिनिमा माने डार्क, डार्क। तो y थर्ड का फॉर्मूला क्या होगा? ट्वाइस n माइनस वन डी लेमडा बाई 2d। n की जगह कितना बिठाएंगे? 3। कैपिटल D का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। लेमडा का वैल्यू कितना है?
500 नैनोमीटर यानी 500 इंटू 10⁻⁻9, बस -9। और ये छोटे डी का वैल्यू कितना गिवन है, छोटे डी का वैल्यू इज 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर यानी 1 इंटू 10⁻³ मीटर। बस ये सारे वैल्यूज यहाँ पे डाल दूँ, तुम्हें y3 यानी डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मिनिमा मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ऑब्वियसली सारे कैलकुलेशन सेंट्रल मैक्सिमा से ही होते हैं, तो ये मेंशन करना ना करना एक ही बात है। निकालना क्या है, सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा यानी y2 इक्वल्स टू एन डी लेमडा बाई टी। एन का वैल्यू क्या होता है 2, बिकॉज हमें सेकंड मैक्सिमा डालना है। कैपिटल डी ऑलरेडी गिवन है, स्क्रीन का डिस्टेंस 1 मीटर, लेमडा 500 नैनोमीटर, और ये छोटे स्लिट का गैप है 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे स्मॉल डी 1 मिलीमीटर। Next question, a beam of light consisting of two wavelengths 600 nanometer and 500 nanometer is used in Young double slit experiment. तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम दो लाइट यूज़ करें 600 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर पर। द स्लिट इज 1 मिलीमीटर एंड द स्क्रीन इज केप्ट 0.06 मीटर अवे। तो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर, यानी स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर और कैपिटल डी इज 0.06 मीटर, कैपिटल डी। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी सीधी बात तुम्हें सेकेंड मैक्सिमा निकालना है। वेवलेंथ कितना लेना है 500, तो y2 इक्वल्स टू एन डी लेमडा बाई डी। एन की जगह 2 डालेंगे, कैपिटल डी ऑलरेडी गिवन है, स्मॉल डी ऑलरेडी गिवन है, वेवलेंथ ऑलरेडी गिवन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये वाला। बस ध्यान रखना इन सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करना होगा तुम्हें। सेकंड केस में कह रहा है द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। तो तुम्हें दो अलग अलग केसेस लेने हैं, ठीक है। दो अलग अलग केस कौन सा, एक 600 नैनोमीटर वाला केस, एक 500 नैनोमीटर वाला केस। इन दोनों केसेस में तुम्हें वो लीस्ट डिस्टेंस निकालना है, सबसे छोटा डिस्टेंस निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा से, जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द एक्सपेरिमेंट्स कोइंसाइड। यानी सीधी भाषा में अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को दो बार रिपीट करेंगे, अगर हम इसी स्लिट के एक्सपेरिमेंट को दो बार रिपीट करेंगे इन द सेम सेटअप, एक बार 600 मीटर के साथ, एक बार 500 मीटर के साथ वेवलेंथ, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा से वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे इसका ब्राइट और इसका ब्राइट कोइंसाइड करेगा, माने ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम आ जाएगा। तो वो कौन सा ऐसा सबसे छोटा वैल्यू होगा y1 का या फिर इस डिस्टेंस का जहाँ पे y1 विल बिकम इक्वल्स टू y2। तो तुम्हें वो सबसे छोटा वैल्यू निकालना है। मान लो 3 मीटर में पहली बार कोइंसाइड हुआ तो आंसर होगा 3 मीटर, कि मान लो 7 मीटर में पहली बार कोइंसाइड हुआ तो आंसर होगा 7 मीटर फॉर दिस टू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान रखना, जब भी लीस्ट डिस्टेंस पूछे तो आइडिया हमेशा कंजिक्यूटिव का ही होगा, बिकॉज सबसे कम डिस्टेंस कंजिक्यूटिव के बीच में ही होता है। तो हम कंजिक्यूटिव वाला केस ले लेंगे। तो फॉर 500 नैनोमीटर, क्योंकि हमें कौन सा कोइंसाइड करेगा तो नहीं पता, तो हम nth वाला लेंगे। तो वाई एन इक्वल्स टू एन डी लेमडा बाई डी। क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि ब्राइट का कोइंसाइड है तो एन डी लेमडा बाई डी। अगर डार्क का होता तो ट्वाइस एन माइनस वन डी लेमडा बाई टू डी, ठीक है। अगर बोलता कि कंजिक्यूटिव डार्क वाला तो हम यहाँ पे लेते ट्वाइस एन माइनस वन डी लेमडा बाई टू डी, क्योंकि ब्राइट वाला पूछ रहा है तो एन डी लेमडा बाई डी। 600 नैनोमीटर के लिए y इक्वल्स टू एन प्लस वन, हमें कंजिक्यूटिव वाला चाहिए, तो n के बाद क्या आता है n प्लस वन, तो n प्लस वन डी लेमडा बाई डी। क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो चुका है तो हम यहाँ पे लेमडा डैश लेंगे, ठीक है। क्योंकि वेवलेंथ यहाँ पे बदल चुका है तो हम यहाँ पे लेंगे डी लेमडा डैश। बस दो इक्वेशन आ गए, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दीज आर कोइंसाइडिंग। तो कोइंसाइड कब होगा या फिर दोनों का सेम डिस्टेंस कब होगा, जब दिस इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो दिस इक्वल्स टू दिस, जैसे इक्वल करेंगे ध्यान से देखो, स्मॉल डी कट गया, कैपिटल डी कट गया, तो क्या बचेगा, एन लेमडा इक्वल्स टू एन प्लस वन लेमडा डैश। एन लेमडा इक्वल्स टू एन प्लस वन लेमडा डैश। लेमडा का वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, यहाँ पे 500 डालना है, यहाँ पे 600 डालना है, तो सारे वैल्यू डालने के बाद एन का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है।
तो सॉल्व करके ट्राई कर लेना। दिस इक्वल्स टू दिस, डी डी कट जाएगा, कैपिटल डी कट जाएगा, एन का वैल्यू नहीं पता बट लेमडा इज 500, ये है 600। सारे वैल्यूज काटने के बाद जो एन का आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5। अब 5 को तुम 1 या 2 किसी में भी डालो, तुम्हें y का वैल्यू मिल जाएगा, यानी डिस्टेंस मिल जाएगा। तुम किसी में भी डाल सकते हो बिकॉज डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो तुम 5 इसमें भी डाल के जो आंसर आएगा इसमें डाल के भी सेम आंसर आएगा। Question number 59. How is the spacing between the fringes in a double slit experiment affected if the slit separation is increased? तो अगर स्लिट का सेपरेशन बढ़ा दोगे तो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। द कलर ऑफ द लाइट यूज्ड इज चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। अगर कलर बढ़ा दोगे रेड से ब्लू तो वेवलेंथ देखो रेड का ज़्यादा होता है, तो तुम वेवलेंथ घटा दोगे तो फ्रिंज विथ भी घट जाएगा बिकॉज फ्रिंज विथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वेवलेंथ, बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो वेवलेंथ अगर घटा दोगे फ्रिंज विथ भी घट जाएगा। तो लाइट रेड से ब्लू करोगे वेवलेंथ घटेगा, फ्रिंज विथ घटेगा। सेकंड केस, द होल एपैरेटस इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड। तो अगर इस पूरे एपैरेटस को, तुम्हारे यंग डबल स्लिट वाले पूरे सेटअप को किसी भी लिक्विड में डाल दोगे तो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड का म्यू से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना है 1.2, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगा, अगर 1 से कम है तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये बातें तुम याद रखना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगा, अगर 1 से कम है तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा बाई म्यू, यानी म्यू और लैम्डा डैश में इनवर्स रिलेशन है। तो म्यू अगर बहुत ज़्यादा होगा तो लैम्डा डैश घट जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ घटेगा तो फ्रिंज विड्थ भी घटेगा। पहली क्वेश्चन में हमने कहा था कि वेवलेंथ एंड फ्रिंज विड्थ आर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो फ्रिंज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से वेवलेंथ घट जाता है, वेवलेंथ घटने से फ्रिंज विड्थ भी घट जाता है। तो ये कब होगा, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। तो क्या याद रखना है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो डिक्रीज करेगा, नहीं तो इंक्रीज होगा। तो ये रिलेशंस याद रखना कि वेवलेंथ एंड म्यू आर इनवर्सली कनेक्टेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से वेवलेंथ घटता है और वेवलेंथ घटने से फ्रिंज विड्थ घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 60. In young double-slit experiment, the path difference between two interfering waves at a point on the screen is 5 lambda by 2, comma lambda being the wavelength of the light used. तो तुम्हें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 5 लैम्डा बाई 2। क्वेश्चन कह रहा है द डैश डार्क फ्रिंज विल लाई एट दिस पॉइंट। मतलब तुम्हें डार्क फ्रिंज का नंबर निकालना है कि कौन सा डार्क फ्रिंज इस पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। तो बाई क्वेश्चन हमें पता है पार्ट डिफरेंस कितना है, 5 लैम्डा बाई 2। वेरी सिंपली हमें पता है डार्क फ्रिंज यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, कि पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, ऑलरेडी गिवन है, पार्ट डिफरेंस क्वेश्चन में कितना बोल के दे रहा है, 5 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 5 लैम्डा बाई 2। तो वेरी सिंपली यहाँ पे डार्क की जगह हम डाल देंगे डार्क का पार्ट डिफरेंस जो क्वेश्चन में गिवन है 5 लैम्डा बाई 2। और ये क्यों हुआ, बिकॉज पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 कट गया, यहाँ से सॉल्व करके हमें n का वैल्यू आ जाएगा 3। 5 इक्वल्स टू ट्वाइस n माइनस 1, 1 इधर आ गया तो 5 प्लस 1 6 इक्वल्स टू ट्वाइस n, 2 से काट दो तो n इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे कितने नंबर डार्क फ्रिंज होगा, थर्ड डार्क फ्रिंज। इफ वन ऑफ द स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फुल्ली क्लोज्ड, अगर एक स्लिट को पूरी तरह से बंद कर देंगे, द न्यू पैटर्न हैज डैश सेंट्रल मैक्सिमा इन एंगुलर साइज। सेंट्रल मैक्सिमा का साइज निकालना है। तो अगर वन स्लिट इज क्लोज्ड इट बिकम्स डिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली यंग डबल स्लिट में से अगर दो स्लिट में से एक स्लिट बंद कर दोगे तो ये डिफ्रैक्शन बन जाता है, और डिफ्रैक्शन में एंगुलर साइज क्या होता है, 2 लैम्डा बाई डी। तो वो वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंगुलर साइज क्या होगा, 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी। दीज आर होमवर्क, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। इन कैलकुलेट द फ्रिंज विद डायरेक्ट फार्मूला है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। डायरेक्ट फार्मूला सब कुछ गिवन है, लैम्डा गिवन है, स्लिट्स का स्मॉल डी गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, तुम्हें बस यूनिट्स
करेक्ट रखने हैं, एवरीथिंग शुड बी इन मीटर। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। In young double-slit experiment, beam of light of wavelength 6500 angstrom and 5200 angstrom is used। ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में सेटअप सेम है, मतलब स्लिट्स भी सेम होंगे, स्क्रीन भी सेम होगा, बस लाइट हमने दो अलग अलग यूज़ की है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। देखना मिनिमम या फिर लीस्ट, ऐसे हम ऐसे वर्ड्स मेंशन्ड हो तो हमें कंसेक्यूटिव वाला लेना होता है। फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट वेयर ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द वेवलेंथ गेट सुपरइम्पोज्ड। सुपरइम्पोज्ड या फिर कोइंसाइड आर द सेम थिंग। सुपरइम्पोज करना यानी एक के ऊपर एक गिर जाना, एक के ऊपर एक गिर जाने को हम कोइंसाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, कौन सा कोइंसाइड हो रहा है? ब्राइट फ्रिंजेस। और कैसा डिस्टेंस चाहिए हमें? मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर दो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप के, सॉरी सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप अलग अलग वेवलेंथ के, एक बार इस वाले वेवलेंथ के सेंट्रल से डिस्टेंस, एक बार इस वाले वेवलेंथ के सेंट्रल से डिस्टेंस। अगर मिनिमम डिस्टेंस जानना है कि कब इसका पहला ब्राइट और इसका कोई मिनिमम वाला ब्राइट सेम सेम डिस्टेंस पे आएगा, कोइंसाइड यानी दिस टू डिस्टेंसेस शुड बी सेम। तो ऐसा पहली बार कब रिपीट होगा, कि कब ऐसा आएगा जब ब्राइट के लिए y1 y2 सेम हो जाएगा, वो जानने के लिए, लीस्ट वाला जानने के लिए, द ब्राइट्स शुड बी कंजिक्यूटिव, यानी इसका थर्ड ब्राइट तो इसका फोर्थ ब्राइट, इसका फिफ्थ ब्राइट तो इसका सिक्स्थ ब्राइट, इसका सेवेंथ ब्राइट इसका एट्थ ब्राइट, ऐसा होगा, ठीक है, कंजिक्यूटिव। तो हम पहले वाले सेटअप के लिए मान लेते हैं nth ब्राइट, तो n डी लेमडा बाई डी। सेकेंड सेटअप के लिए हम कंजिक्यूटिव वाला मान लेते हैं n+1 डी लेमडा डैश बाई डी, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो चुका है। स्मॉल डी कट गया, कैपिटल डी कट गया। लेमडा ऑलरेडी गिवन है, पहले के इसके लिए 6500 आंगस्ट्रॉन्ग कन्वर्ट कर लेना, 6500 आंगस्ट्रॉन्ग इंटू 10⁻⁻10। तो पहले वेवलेंथ के लिए 6500 आंगस्ट्रॉन्ग, सेकेंड वेवलेंथ के लिए 5200 आंगस्ट्रॉन्ग। तो डी कट गया, कैपिटल डी कट गया, यहाँ पे आ गया 6500, यहाँ पे आ गया 6500 आंगस्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आ गया 5200 आंगस्ट्रॉन्ग। जब यहाँ पे पूरा काट दोगे तो n का वैल्यू कितना आएगा? 4। यानी इसको तुम y1 y2 किसी के भी इक्वेशन में डाल सकते हो, तुम y2 एन डी लेमडा बाई डी में डाल सकते हो या फिर n+1 में डाल सकते हो, किसी भी में डाल दो, तुम्हें वो y का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द क्वेश्चन। तो क्या क्या चीज़ें याद रखना है? मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस, सेम थिंग। ये नाम कहीं पे भी मिले तो फ्रिंजेस कैसे होंगे? कंजिक्यूटिव वाले, n एंड n+1। ब्राइट वाला पूछेगा तो एन डी लेमडा बाई डी, डार्क वाला पूछेगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, यानी ट्वाइस एन माइनस वन डी लेमडा बाई टू डी। और अगर सुपरइम्पोज्ड सुपरपोज्ड कोइंसाइड सेम डिस्टेंस, इन तीनों का सेम मीनिंग है, यानी y1 इक्वल्स टू y2, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम होगा। बस उतना ही है क्वेश्चन। कैपिटल डी ऑलरेडी गिवन है 100 सेंटीमीटर, स्मॉल डी ऑलरेडी गिवन है 0.5 मिलीमीटर, बट वो कट जाएंगे तो ज़रूरत नहीं है, बाद में चाहिए होगा जब हम y में फाइनली वैल्यू डालेंगे ना, तब हमें n की जगह हमने 4 डाल दिया, कैपिटल डी की जगह हम 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। लैम्डा हम ले लेंगे पहले के इसके लिए 6500 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी 0.5 मिलीमीटर, यानी 0.5 इंटू 10⁻³ बस यहाँ से हमारा y का वैल्यू हो जाएगा। ये खुद से करना है। 65 in young double slit experiment, the fringe width is found to be this, बीटा ऑलरेडी गिवन है। कंप्लीट apparatus को हमने ट्रांसपेरेंट ऑयल में डाल दिया, जहाँ का जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.4। नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा? तो नया फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है पुराना फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। In young double slit experiment using monochromatic light, the fringes are obtained on a screen are placed at some distance from the slits. स्क्रीन को कुछ डिस्टेंस दूर रखा है स्लिट से। अगर इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय दिस मीटर टुवर्ड्स द स्लिट, हमने स्क्रीन को स्लिट की तरफ मूव किया है, तो क्या हो रहा था? ये रहा इनिशियल स्लिट, ये रहा तुम्हारा स्क्रीन। उसके बाद हमने स्क्रीन को यहाँ से टुवर्ड्स द स्लिट मूव किया, कितना डिस्टेंस? 5 × 10⁻²।
तो ये डिस्टेंस कितने का है, 5 इंटू 10⁻²। द चेंज इन द फ्रिंज विथ इज 3 इंटू 10⁻5। फ्रिंज विथ में कितने का चेंज हो गया है, पहले फ्रिंज विथ और बाद वाले फ्रिंज विथ में, यानी बाद वाला फ्रिंज विथ और इसको हिलाने से पहले का जो फ्रिंज विथ था, इस दोनों फ्रिंजेस में कितने का चेंज हुआ है, 3 इंटू 10⁻5 का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लेट इज 10⁻3, अगर ये वाला डिस्टेंस 10⁻3 का आ रहा है, यानी स्मॉल डी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ देर पहले हमने ऐसा एक क्वेश्चन ट्राई भी किया था, जहां हमने दो बार सेपरेटली बीटा फिर डी निकाला था, फिर हमने बी एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन माइनस किया था। जस्ट सो दैट यू रिमेंबर, हम पीछे जाके जस्ट तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे किया था, बीटा 1 किया था, बीटा 2 किया था, फिर एक से एक को माइनस किया था। तो हमें फाइनली क्या इक्वेशन मिला था कि बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल्स टू लैम्डा डी, कॉमन चला गया था, D1 माइनस D2। वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, चाहे तो थोड़ा और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ए डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, चेंज इन फ्रिंज विड्थ इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, कॉमन आ जाएगा चेंज इन डिस्टेंस। तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ कितना है, बाय क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज हुआ है, 3 इंटू 10⁻5। स्क्रीन के डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है, 5 इंटू 10⁻²। स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10⁻3। तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लैम्डा निकालो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये वाला लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि चेंज इन बीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। 67 खुद से करना है, ये भी खुद से करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। द टोटल पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स P1 एंड P2, एक का पार्ट डिफरेंस है 3 λ/2, एक का पार्ट डिफरेंस है 2 λ। देन अब ध्यान रखना, 3 λ/2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, यानी 3 λ/2 का पार्ट डिफरेंस रहेगा तो इट विल ऑलवेज बी डार्क। 2 λ इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, हेंस इट विल ऑलवेज बी ब्राइट। नोट्स में चेक करना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस में लिखा हुआ है कि ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हमेशा डार्क देगा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हमेशा ब्राइट देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा उस हिसाब से टिक कर लेना। कंसिडर द फॉलोइंग वेव्स, a sin 2 omega t, a sin 2 omega a sin omega t, a sin 2 omega t, a sin 2 omega t plus phi और a sin 4 omega t plus pi by 2। क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच पेयर ऑफ वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेज S1 एंड S2 विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। इन चार वेव में से ऐसा कौन सा दो वेव है जो अच्छे से इंटरफेरेंस कर सकते हैं। ध्यान रखना, फॉर इंटरफेरेंस फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। तो तुम्हें एफ निकालना है फ्रॉम ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा से एफ निकाल के चेक करना है। ध्यान से देखो, क्लियरली हमें देख के पता चल रहा है कि ओमेगा, इसमें एफ होगा 2 पाई एफ, इसमें एफ 2 पाई एफ तो है, बाहर एक 2 भी है, तो ये 4 पाई एफ हो जाएगा। इसमें भी ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, बाहर एक 2 है तो 4 पाई एफ। इसमें भी ओमेगा के जगह 2 पाई एफ, बाहर एक 4 है तो 4 2 8 पाई एफ। तो ओनली फ्रीक्वेंसी सेम हमें इन दोनों केसेस में मिल रहा है, इन दोनों केसेस में ही हमें बस फ्रीक्वेंसी सेम मिल रहा है, इसका भी 2 ओमेगा टी, इसका भी 2 ओमेगा टी। फेज का डिफरेंस कितना है, फाई का, यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज ओके। तो इसका भी 2 ओमेगा, इसका भी 2 ओमेगा विथ ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, हेंस ये दोनों ही इंटरफेरेंस कर पाएंगे। तो फॉर इंटरफेरेंस एफ और ओमेगा दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। एफ यानी बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, ये सिर्फ ओमेगा टी था, ये 2 ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी सिर्फ 2 पाई एफ होता है, बट 2 ओमेगा टी 4 पाई एफ हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 ओमेगा टी है, ये भी 4 पाई एफ है, और ये 4 ओमेगा टी है, ये 4 और 2 पाई एफ मिला के 8 पाई एफ। तो ये ज़्यादा हो रहा है, इसको नहीं कर सकते, इसका कोई और कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो ओनली दीज टू आर द ऑप्शंस। 69, टू लाइट वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी सेम है,
पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 4 का गिवन है। तुम्हें पूछा क्या है, दे मीट एट ए पॉइंट, तुम्हें रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा है। तो अगर पार्ट डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस का जो रिलेशन है 2 पाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस एक्स। अगर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए तो हमें नेट इंटेंसिटी चाहिए। नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो हमें x के वैल्यू से फाई मिल जाएगा, फाई का वैल्यू बिठा के हम आई नेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x के वैल्यू से फाई का वैल्यू आ जाएगा, फाई के वैल्यू से हम आई नेट निकाल सकते हैं। वंदना परफॉर्म्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग ऑरेंज ग्रीन एंड रेड लाइट सक्सेसिवली। तो उसने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया 3 बार, एक बार ऑरेंज यूज़ किया, एक बार ग्रीन यूज़ किया, एक बार रेड यूज़ किया। इफ द फ्रिंज विड्थ measured in these 3 cases are W1, W2, W3, तीनों केसेस में जो फ्रिंज का विड्थ है, ठीक है, फ्रिंज यानी समझ में आ रहा है ना, वो ब्राइट डार्क, उनका जो विड्थ है वो है W ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हमें पहले ही पता है ना कि फ्रिंज विड्थ एंड लेमडा आर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो लेमडा सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड का, फिर ऑरेंज का, फिर ग्रीन का। पहले ऑरेंज का, पहले रेड का, फिर ऑरेंज का, फिर ग्रीन का, अकॉर्डिंग टू विबजियर। तो अगर लेमडा जिसका ज़्यादा है उसका फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा होगा। तो रेड ये कौन सा था, ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा होगा। फिर ऑरेंज का, ऑरेंज कौन सा था, ऑरेंज था ओमेगा 1, फिर ओमेगा 1 का। उसके बाद है वेवलेंथ ग्रीन का, तो ग्रीन का कौन सा था, ओमेगा 2, तो उसके बाद ओमेगा 2। तो वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा फ्रिंज विड्थ उतना ज़्यादा होगा। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.8, यानी स्मॉल डी 0.88 है स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस। And the interference pattern is obtained on a screen kept 50 centimeter from the plane of the slits. स्लिट से स्क्रीन का कितना डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल डी मिल गया, यानी स्मॉल डी मिल गया। इफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ध्यान रखना पहला ब्राइट फ्रिंज का बात कर रहे हैं, ठीक है, इज फॉर्म्ड 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ये कौन सा डिस्टेंस गिवन है, ये वाई का डिस्टेंस गिवन है। कौन से वाई का, पहले वाई का। फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तुम्हें वेवलेंथ निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है ब्राइट, ब्राइट बोल के दे रहा है, तो फॉर्मूला ये होगा y इक्वल्स टू एन डी लैम्डा बाई डी। कौन सा फ्रिंज का बात हो रहा है, पहला, तो n का वैल्यू 1, y1 ऑलरेडी गिवन है 0.4 mm, तो y1 की जगह हम डाल सकते हैं 0.4 mm। कैपिटल D भी ऑलरेडी गिवन है 50 सेंटीमीटर। लेमडा ऑलरेडी, लेमडा तुम्हें निकालना है, लेमडा हमें निकाल के दिखाना है। एंड स्मॉल डी इज़ ऑलरेडी 0.8 mm। तो जब सारे वैल्यूज यहाँ पे डाल दोगे, ध्यान रखना कन्वर्ट करना होगा बाद में तुम्हें। बस ये बात ध्यान रखना, सारे मिलीमीटर्स को बाद में मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर इज आई नॉट। तो सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी कितना है, आई नॉट। इफ द डिस्टेंस ओ पी इक्वल्स 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ, जो स्क्रीन में हमें तुम्हें डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, ठीक है, दैट ओ पी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। तो हमने क्या लिखा है, ये जो ओ पी डिस्टेंस है उसका जो एक्स वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बीटा फ्रिंज विड्थ। Show that the intensity at point P is would be equal to I naught by 4। तो मैं ये शो कर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ओपी डिस्टेंस कितना है, दिस ओपी डिस्टेंस x इक्वल्स टू 1/3 ऑफ फ्रिंज विथ बीटा। अब देखो हमें क्या क्या पता है, किसी भी पॉइंट का इंटेंसिटी का इक्वेशन हमें पता है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई। हमें किसी भी पोजीशन का ये एक फॉर्मूला याद रख लेना, पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू वाई डी बाई कैपिटल डी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू वाई डी बाई कैपिटल डी, जहाँ वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा,
वही सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी फ्रिंज का जो डिस्टेंस होता है ना यंग डबल स्लिट में, ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा से जो भी हाइट होता है दैट हाइट इज योर वाई, और एक्स है तुम्हारा पाथ डिफरेंस, यानी इस वेव और इस वेव के बीच में जो पाथ का डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, दैट पाथ डिफरेंस इज एक्स। तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब आ गया बाई क्वेश्चन पार्ट डिफरेंस कितना है, बाई क्वेश्चन पार्ट डिफरेंस इज वन थर्ड ऑफ बीटा। बीटा यानी फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी। पार्ट डिफरेंस एक्स कितना है, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एक्स डी बाई कैपिटल डी। एक्स माने क्या है, ये वाला डिस्टेंस जो तुम्हारा वाई लेते हैं ना हम लोग, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस जिसको हम वाई मानते हैं, क्वेश्चन उसी डिस्टेंस को एक्स कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है हमें। तो इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस हम यहाँ पे y ले रहे हैं, दैट y बाई क्वेश्चन दैट y इज गिवन एज x, इसीलिए हमने यहाँ पे x लिखा है, नहीं तो हम y लिखते। तो पाथ डिफरेंस, दिस x इज पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू y की जगह हम x लिखेंगे बिकॉज क्वेश्चन में x गिवन है, x डी बाई टी। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, x का वैल्यू कितना है देखो, x इक्वल्स टू वन थर्ड डी लेमडा बाई डी, तो यहाँ पे हम बिठा देंगे वन थर्ड डी लेमडा बाई डी। सब कुछ काटने के बाद यू विल बी लेफ्ट विथ लेमडा बाई थ्री। जो x का यहाँ पे वैल्यू आया है ना, उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। काट कूटने के बाद यू आर लेफ्ट विथ लेमडा बाई थ्री, यानी पार्ट डिफरेंस आ गया। पार्ट डिफरेंस आ गया तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस इज टू पाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस कितना है, लेमडा बाई थ्री। यहाँ से फाई का वैल्यू आ गया टू पाई बाई थ्री। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंटेंसिटी का इक्वेशन है आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस, तुम्हारा फाई है टू पाई बाई थ्री, इसका होल थिंग स्क्वायर, खत्म। तो ध्यान से याद रखना, देयर आर टू फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, एंड पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू वाई डी बाई डी। वाई यहाँ पे क्या कहता है, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, small d is the slit का gap, and capital D is the screen का gap from the slits। बाई क्वेश्चन तुम्हारा जो हम y मानते थे ना सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस, वही डिस्टेंस x गिवन है, और क्वेश्चन कह रहा था कि x इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ बीटा यानी फ्रिंज विथ। तो हमने पहले ही बोल दिया कि ये x जो डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से, दैट x इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ बीटा यानी डी लेमडा बाई टी। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा यानी x इस केस में, इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। एक्स का वैल्यू हमने यहाँ से डाल दिया, वहाँ से मिल गया हमें पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस का वैल्यू डाल के हमने फेज डिफरेंस निकाला, एंड फ्रॉम फेज डिफरेंस वी फाउंड द इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 74 इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm, तो हमें स्मॉल डी मिल चुका है, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, यानी हमें कैपिटल डी भी मिल चुका है। It is found that fifth bright fringe is at the distance of 4.13 mm from the second dark fringe। तो ये डिस्टेंस किससे मेजर कर रहे हैं हम, विद रेस्पेक्ट टू सेकंड डार्क। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, वेरी सिंपल, देखो एज्यूम कर लो कि ये है डबल स्लिट, ये है स्क्रीन। अब यहाँ पे दो डार्क क्रिएट हुए हैं, मान लो यहाँ पे एक डार्क क्रिएट हुआ है और यहाँ पे एक डार्क क्रिएट हुआ है, और ये रहा तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंटर से सेकंड डार्क का डिस्टेंस ये रहा, सेंटर से फिफ्थ डार्क का डिस्टेंस ये रहा, तो ये पांचवा डार्क है, ये सेकंड डार्क है। तुम्हें बोला गया है पांचवा और सेकंड वाले के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4.13, यानी फिफ्थ और ये सेकंड के बीच का डिस्टेंस, दिस इज 4.13। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 4.13, ये फिफ्थ और सेकंड के बीच का डिस्टेंस। तो तुम्हें वेवलेंथ पूछा गया है, तो ये बीच वाला डिस्टेंस क्या होगा, इट इज़ वेरी सिंपल। मैं टोटल 5 से टोटल 2 माइनस कर देता हूँ, मैं
पूरे 5 में से माने फिफ्थ के डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा से ये 2 वाला डिस्टेंस माइनस कर देता हूँ। जैसे ये माइनस कर दोगे तो बस ये 4.13 वाला पार्ट रह जाएगा। तो y फिफ्थ माइनस y सेकेंड। तो ध्यान से देखना, फिफ्थ वाला ब्राइट है, सेकंड वाला डार्क है। तो ब्राइट वाले के लिए ब्राइट का इक्वेशन लगाएंगे, माइनस डार्क वाले के लिए डार्क का इक्वेशन, और दोनों माइनस करने पे कितना आंसर होना चाहिए? 4.13, बिकॉज वही तो डिस्टेंस है फिफ्थ ब्राइट और सेकंड डार्क के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना बस फिफ्थ वाला ब्राइट है। तो ब्राइट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी। एन कितना है? 5 माइनस एन ट्वाइस एन माइनस 1 डी लेमडा बाई 2 डी। ट्वाइस एन कितना है यहाँ पे? सेकेंड, 2 इंटू 2 माइनस 1 डी लेमडा बाई 2 डी। और ये मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो क्यों इजीली सॉल्व होगा, स्मॉल डी ऑलरेडी गिवन है 0.5, कैपिटल डी ऑलरेडी गिवन है 1, और लेमडा तुम्हें निकालना है। बस खत्म काम। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और लेमडा निकालो। डिफ्रैक्शन का ये वाला क्वेश्चन है, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट। स्लिट का विड्थ गिवन है, इज ऑब्जर्व्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ है। तो तुम्हें पूछा गया है कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ। ध्यान रखना, स्लिट का विड्थ हम डिफ्रैक्शन में ए मानते हैं, ए इक्वल्स टू दिस, वेवलेंथ ये गिवन है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए एंड एंगुलर विड्थ इक्वल्स टू 2 थीटा। तो एंगुलर विड्थ 2 थीटा के बराबर होता है। तुम्हें यहाँ से साइन थीटा निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे साइन थीटा। लैम्डा का वैल्यू होगा 6200 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.24 इंटू 10⁻⁻6। तो बेसिकली यहाँ से तुम्हारा साइन थीटा आ जाएगा 1.24, और वहाँ साइन थीटा से थीटा निकल जाएगा, और एंगुलर विड्थ इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा। 82 इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हाइट नहीं लाइट होगा, wavelength 600 nanometers is incident normally on a slit of width 0.2 mm। तो हमें स्लिट्स का width मिल चुका है स्मॉल d, हमें वेवलेंथ मिल चुका है लैम्डा। if the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away, तो ये हो गया कैपिटल D, the distance of first minima and the second maxima from the central maxima। तो पहला मिनिमम निकालते हैं। ठीक है, बाई क्वेश्चन ए कितना गिवन है? 0.2, बिकॉज डिफ्रैक्शन का बात हो रहा है। लेमडा कितना है? 600 इंटू 10⁻⁹। स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो वाई मिनिमा, वाई मैक्सिमा, वाई मिनिमा इक्वल्स टू एम डी लेमडा बाई ए, वाई मैक्सिमा इक्वल्स टू ट्वाइस एम प्लस 1 लेमडा डी बाई ट्वाइस एम। ठीक है, डी बाई लेमडा 2 जैसा। तो तुम्हें पहला मिनिमा निकालना है, पहला मिनिमा यानी एम का वैल्यू 1 एंड सेकेंड मैक्सिमा यानी एम का वैल्यू 2। खत्म। ठीक है, तो वेरी सिंपल, तुम्हें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था सेंट्रल मैक्सिमा से ही। तो हम यहाँ पे वाई मिनिमा, मिनिमम की जगह एम का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो लेमडा डी बाई ए। ख़त्म। और जब मैक्सिमा होगा तो हमें एम का वैल्यू क्या डालना है? सेकंड मैक्सिमा। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 लेमडा डी बाई ट्वाइस है, यानी मान लो 5 लेमडा डी बाई ट्वाइस है। ठीक है, इतना ही है वेव ऑप्टिक्स। अच्छे से चैप्टर ख़त्म करना, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे यू कैन पर्सनली मैसेज, मैं अच्छे से दोबारा करवा के दे दूंगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाय।